पेन अलग है, पैसे अलग हैं, तो वो पेशेंट वैसे ही मिसगाइड ना करें, हमेशा गो टू अ प्रोफेशनल। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और ज़्यादातर या तो वर्किंग क्लास होती है जो फीमेल्स जिनके पास रोज़ टाइम नहीं होता कि वो घंटों अपनी ब्राउज को सेट करती रहें। कहीं किसी की स्कार्स हैं, किसी की थिन ब्राउज हैं एंड दे विश फॉर फुलर ब्राउज, नेचुरल लुकिंग ब्राउज, तो माइक्रो ब्लेडिंग वही प्रोसीजर है। अगर आप सेमी परमानेंट मेकअप करवा कर एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं ऑन योर स्किन, लाइक रेटिनॉइंग यूज़ कर रहे हैं आप, इसके अंदर रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी कर रहे हैं जो माइल्ड एक्सफोलिएंट्स हैं फॉर द स्किन, अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका सेमी परमानेंट मेकअप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, उनकी लैश को पर्म कर देते हैं एंड इट स्टेज फॉर लाइक 2 months और सो। डॉक्टर आमना, अगर मैं आजकल की जनरेशन की बात करूं, स्पेशली यंग गर्ल्स की, मेकअप की बहुत शौकीन है, इवन मैं खुद भी, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है ना सेमी परमानेंट मेकअप का, तो क्या चीज़ है बेसिकली? सेमी परमानेंट मेकअप इज एज द नेम सजेस्ट, सेमी परमानेंट मेकअप है और इट स्टेज ऑन योर स्किन, इट इज डिफरेंट। और आपकी अगर आप बहुत ही नेचुरल ब्लश लुक चाह रहे हैं, नो मेकअप लुक जिसको हम कहते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर इट। तो ये जो एक्चुअल मेकअप है जो हम कराने में हमें घंटों लग जाते हैं, उससे किस तरह से डिफरेंट है? उससे डिफरेंट इस तरह है कि आपको फेस पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप नहीं लगाना पड़ता। आप एकदम, आपकी एक रेडी लुक आ रही होती है विद द मेकअप और इट्स गुड। आप अगर आजकल की लाइफ हमारी इतनी बिजी हो गई है हमारी यू नो, तो उसके लिए फिर हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ आएं। सेमी परमानेंट मेकअप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास माइक्रो ब्लेडिंग आ जाती है, आईलाइनर आ जाता है, इसमें सेमी परमानेंट इवन मोल क्रिएशंस भी होती हैं। लोग चाह रहे होते हैं ब्यूटी मोल्स ऑन द फेस। फिर इसमें चीक टिंट आ जाता है, लिप टिंट आ जाता है और बड़ी आपको फ्लश सी नेचुरल लुक देता है। तो इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले ना एक क्रेज चला था बीबी ग्लो का, लोग अपने फेस के अंदर फाउंडेशन इंजेक्ट करवा रहे थे कि भाई हमें तो मेकअप करना ही ना पड़े, तो वो कितना सेफ था? पहली बात तो ये कि इन पाकिस्तान बीबी ग्लो को कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप चीज़ बना देते हैं और उसके बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप अगर देखते हैं कि बहुत सारे सैलून्स पे दे कॉल इट एक फाउंडेशन की लेयर आपकी स्किन पे लग जाती है, ऐसा नहीं होता। इसमें सिंपली एक बूस्टर सिरम होता है जो आपकी स्किन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट बूस्ट्स योर स्किन ल्यूमिनोसिटी, और उसके बाद आपकी स्किन के अंदर हम एक टिंटेड सिरम होता है उसको डिपॉजिट कर देते हैं। और वो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर आप करते हैं वो इन द लॉन्ग रन लाइफ टाइम नहीं चलता, आपको उसके सेशंस लेने पड़ते हैं। द सेम गोज फॉर बीबी ग्लो, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ज़रा टाइम लगता है। यू नो, आप ये नहीं कह सकते आप एक सेशन लेकर तो आप अपनी पूरी लाइफ उस सेशन के ऊपर डिपेंड कर देंगे। आप यू हैव टू टेक सेशंस, मंथली सेशंस ले लें, आप वीकली ले लें, डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आपकी आईब्रोज अगर अच्छी हैं ना तो आपकी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो माइक्रो ब्लेडिंग का मैं बहुत सुनती थी और आजकल चल भी बहुत ज्यादा रही है। इवन जो एजेड विमेन हो जाती हैं, एक स्पेसिफिक एज में आके बाल उतर जाते हैं, आपकी ब्रोज बिल्कुल डेड हो जाती हैं, कुछ का जेनेटिकली भी होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट माइक्रो ब्लेडिंग। या मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और ज़्यादातर या तो वर्किंग क्लास होती है जो फीमेल्स जिनके पास रोज़ टाइम नहीं होता कि वो घंटों अपनी ब्राउज को सेट करती रहें। कहीं किसी की स्कार्स हैं, किसी की थिन ब्राउज हैं एंड दे विश फॉर फुलर ब्राउज, नेचुरल लुकिंग ब्राउज, तो माइक्रो ब्लेडिंग वही प्रोसीजर है। उसमें हम सेमी परमानेंट इंक होती है जो कि टैटू इंक से टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है। उसने टाइम के साथ फेड भी होना होता है, इट्स नॉट अ टैटू। उसको माइक्रो शेडिंग कहते हैं। उसको हम माइक्रो ब्लेडिंग, डिफरेंट मैनुअली हम स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं जो कि आपके बिल्कुल ब्राउज नेचुरल लगती है उससे। वो लगता है आपके बाल ही हैं, लेकिन एक फुलर ब्राउज हो जाती है अगर आपके बाल बहुत थिन है, वो उनसे हर चीज़ कवर हो जाती है। आपकी फॉर्म जो आपकी ब्राउज की शेप है वो टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा, जो सेमी परमानेंट आईलाइनर होता है वो कितना सेफ है? सेमी परमानेंट आईलाइनर इज सेफ इफ डन करेक्टली। फर्स्ट क्या प्रोसीजर होता है? उसके अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि हम आपकी नेचुरली आपकी जो लैश लाइन है वहाँ पर जिस तरह से आप शेप चाह रही होती है लाइनर की, हम वो ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको पिगमेंट डिपॉजिट कर देते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया था चीक टिंट का और लिप टिंट का, तो इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से करवाना चाहिए? डेफिनेटली हर स्किन टोन पर मेरे ख्याल में नहीं सूट करता होगा। ब्राउन स्किन डिफरेंट होती है, एक वाइट स्किन, फेयर स्किन। देखिए, जब हम सेमी परमानेंट इट्स अ फुल सब्जेक्ट, जब हम सेमी परमानेंट मेकअप करते हैं उसमें जो कूल टोन्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, न्यूट्रल टोन्स डिफरेंट हैं और वार्म टोन्स डिफरेंट हैं। तो बीइंग पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी,
हम लोगों की स्किन टोन बहुत ज़्यादा वार्म है, तो हम कलर्स भी फिर उसी तरह के सिलेक्ट करते हैं, तो वो बुरे नहीं लगते। और उससे ये नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर के आपके लिप्स हो जाते हैं या एक ओवरली डन आपकी चीक्स हो जाती हैं। उसमें सेशंस देते हैं हम, और अबाउट 2 to 3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यू गेट अ नेचुरली पिंक फ्लश लुक। और ये जितने भी ट्रीटमेंट्स अभी आपने मुझे बताए हैं, ये कितने अरसा स्टे करता है? जो आपकी माइक्रो ब्लेडिंग हम करते हैं उसमें हम सेशंस देते हैं, और वो आपका अप टू अ ईयर और 2 डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। इसमें हम पूरा पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपने इसकी केयर कैसे करनी है। तो वो जितनी अच्छी केयर करेंगे ऑटोमेटिकली उनका प्रोसीजर उतनी देर तक लास्ट करेगा। बट यूजुअली 1 ईयर के बाद आप एक टचअप ले लें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू रिकमेंड? क्या सेमी परमानेंट मेकअप करवाना सेफ है? इट इज सेफ अगर आप टैटू इंक्स ना यूज करें। यहाँ पे मोस्टली टैटू इंक्स यूज कर रहे होते हैं, और मेरे पास बहुत हॉरिबल लिप टिंट्स एंड हॉरिबल लिप ब्राउज आती हैं। दे आर जेट ब्लैक, और उनका टिंट भी हम रिमूव नहीं कर सकते, उसके ऊपर फिर आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपको पहले अपनी ब्राउज के रिमूवल के लिए काम करना पड़ता है, फिर आपको नई ब्राउज, पेन अलग है, पैसे अलग हैं, तो वो पेशेंट वैसे ही मिसगाइड ना करें, हमेशा गो टू अ प्रोफेशनल। अच्छा, देखें ना कि आपको ये सब चीजें इंजेक्ट करवानी पड़ती हैं अपनी स्किन के अंदर। इट्स नॉट इंजेक्टेड, इट इज डिपॉजिटेड थ्रू सेमी परमानेंट मेकअप पेन्स। ठीक है, इनमें नीडल्स होती हैं, बट हम लोग अगर डिफरेंशिएट करना चाहें, इट इज इंजेक्टेड इन योर स्किन, दैट्स व्हाई आपको ग्लो आता है। हाँ, ठीक है, इट्स नॉट, फिर वही बात कि इट्स नॉट इंजेक्टेड इन योर स्किन, इट इज समथिंग कि वो डिपॉजिट करते हैं थ्रू, बहुत माइनर सा आपकी स्किन के ऊपर होता है, कोई बहुत ज्यादा स्किन पे हम कट्स नहीं देते, और ये बहुत सर्जिकल कोई मेथड नहीं है, इवन सेमी सर्जिकल मेथड्स भी नहीं है, ये सिंपली सेमी परमानेंट मेकअप है जिसको थ्रू नीडल्स एंड पेन। यस, आपको इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है अगर आपकी स्किन ओपन है, आपने हाइजीन प्रॉपर नहीं रखी, आप अपने पेशेंट को क्रॉस कंटेमिनेशन कर रहे हैं, आपका इक्विपमेंट जो है दैट इज़ नॉट डिस्पोजेबल, दैट इज़ समथिंग जिससे आप अपने पेशेंट को अपने पास से इन्फेक्शन देकर और फिर भेजेंगे। तो इसलिए बेहतर होता है, लोग यहाँ पर दे टेल मी यहाँ पे बहुत सस्ता काम हो रहा है, यहाँ पे बहुत सस्ता हो रहा है, और आपके चार्जेस ज़रा ज़्यादा है। तो वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हाइजीन मेंटेन करें, और प्रॉपर इंक्स जो अप्रूव्ड इंक्स हैं सेमी परमानेंट के लिए जो डिजाइन स्पेशली की गई है, और मेरा सारा जो इक्विपमेंट है मैं सारा इंपोर्ट करती हूँ, और उसके बाद हम फिर काम करते हैं। अच्छा, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, अगर इनको करवाने से समटाइम्स का इन्फेक्शन हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर? देखिए, इन्फेक्शन और एलर्जीज के चांसेस हमेशा होते हैं हर प्रोसीजर में। ठीक है, आप कुछ भी केयर कर लें, सबसे पहले इसीलिए मैंने अपने पास पूरा एक फॉर्म रखा हुआ है जिसमें हम रिलेटेड इन्फेक्शंस, रिलेटेड एलर्जीज के बारे में पूछ रहे होते हैं फ्रॉम द पेशेंट। हर चीज़ पूछते हैं, वो डायबिटिक तो नहीं है, वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, उनका और कोई स्किन के इश्यूज हैं, या उनकी हेल्थ के कोई और इश्यूज हैं, वो किसी मेडिकेशन पर तो नहीं है। हर चीज़ हम नॉन एलर्जीज हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, उनसे पूरा एक उनका कंसेंट लेते हैं, उनकी पूरी शेपिंग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, और फिर उनका काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर, हमने सारे प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, तो इनका प्रोसीजर कितना पेनफुल है? लोग कहते हैं ब्यूटी कम्स विद द पेन। या इट कम्स विद द पेन, लेकिन अगर आपकी थोड़ा सा देखें, हर एक का पेन का थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, लेकिन देयर आर पीपल जिनको बिल्कुल हल्के से पेन से भी थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, तो उनके लिए फिर हमारा सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनको हम नम ज्यादा देर तक के लिए करते हैं, उनकी नमिंग भी डिफरेंट होती है। पीपल हु आर ऑलरेडी गोन थ्रू सेमी परमानेंट प्रोसीजर्स, वो कहते हैं कि वी आर ओके विद इट ना, इतना नहीं होता, तो वो फिर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद की कोई आफ्टर केयर भी होती है, कोई हीलिंग प्रोसेस होता है? आफ्टर केयर भी होती है, आपको सन अवॉइड करना पड़ता है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, हीट अवॉइड करनी पड़ती है, दैट इज फॉर 5 to 6 days कि आपने इसमें ज्यादा केयर करनी है। अच्छा, वो तमाम लड़कियां जो सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ जाती हैं, उनको अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए? उनको अपनी स्किन की पोस्ट केयर इस तरह से करनी चाहिए कि अगर आप सेमी परमानेंट मेकअप करवा कर एक्टिव्स यूज कर रहे हैं ऑन योर स्किन, लाइक रेटिनॉइड यूज कर रहे हैं आप, इसके अंदर रेटिनॉल्स यूज कर रहे हैं, विटामिन सी कर रहे हैं, जो माइल्ड एक्सफोलिएंट्स हैं फॉर द स्किन, अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उससे आपका सेमी परमानेंट मेकअप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन की जो सेल रिजेनरेशन है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है ना विद दीज एक्टिव्स।
तो वो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों की तरफ ज़रा कम जाएं, मतलब जहाँ जहाँ आपने सेमी परमानेंट मेकअप के ट्रीटमेंट्स लिए हैं उन पे इतनी एप्लीकेशन इनकी ना करें। किस स्किन पर ये ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने चाहिए? किस स्किन पर नहीं करवाने चाहिए? ऐसी स्किन, हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी है आपकी स्किन पे, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर चीक ब्लश। ठीक है, अगर आप बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो कहीं से लिप टिंट्स करवा के आए होते हैं और उनके लिप्स के अराउंड कोल्ड सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप के एक्टिव हैं ये वाले कोल्ड सोर्स आपकी स्किन सॉरी आपके इंटरनली आपको वैसे भी प्रॉब्लम रहती है इनकी, तो ये चीज़ें आपके सेमी परमानेंट के बाद ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है वो फिर ऑब्वियसली हम वो भी उनको गाइड करते हैं। और बाकी अगर माइक्रोब्लेडिंग अगर आपके फॉरहेड पे कोई एक्टिव एक्नी है इस तरह, तो फिर मैं वो भी प्रोसीजर रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग ये रिकमेंड भी करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने चाहिए। समटाइम्स इवन डॉक्टर्स भी बता रहे होते हैं, जैसे कि अभी आप बता रही हैं कि ये कंडीशंस हैं, नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर तो आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता है, पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसको हर चीज़ का आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, तो बेहतर होता है कि फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चलें। लेकिन अगर आप टैटूइंग्स यूज कर रहे हैं, आप अपने पास कोई हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और जगह जगह पे आप सेमी परमानेंट मेकअप कर देते हैं। लोग ट्रेंड के चक्करों में भी तो करवाना चाहते हैं कि यार ट्रेंड है, फैशन है, तो मैं भी करवाऊं। पेशेंट्स को आप काउंसिल करें अच्छे तरीके से। जो सेंसिटिव स्किन्स हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ एक्टिव एक्नी की, तो वो कितना डेंजरस है उनके लिए? कोई स्पेसिफिक एज होनी चाहिए क्या? नहीं, इसकी कोई एज नहीं होती, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड ट्रेंड इन वेस्ट। तो पाकिस्तान में तो अब इसकी सैचुरेशन अभी आ रही है, अभी आई नहीं है, तो इसलिए इसमें कुछ भी अनसेफ नहीं है अनलेस यू आर इन सेफ हैंड्स। मतलब अगर आपके अच्छे प्रोफेशनल के पास हैं आप, जिनको सारी चीज़ें पता है, उन्होंने इसको प्रॉपर्ली स्टडी किया हुआ है। ये नहीं है कि आपने पेन उठाकर बस काम करना शुरू कर दिया है। आपने सेमी परमानेंट का नाम सुना था, यूट्यूब से आपने प्रोसीजर देखा और उसके बाद आपने अपने पेशेंट पे कॉपी करना शुरू कर दिया, तो दिस इज नॉट हाउ इट। तो डॉक्टर आमना, हमने ट्रीटमेंट्स की बात की है, तो जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है टचअप्स तो चाहिए होते हैं, तो कितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टचअप्स की? देखें, पहले भी जैसे मैंने बताया, कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं वो इन द लॉन्गर रन लाइफ टाइम के लिए नहीं, इवन लेजर को रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो आप उसको लाइफ लॉन्ग लेके नहीं चल सकते, आपको उसके टचअप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ आते हैं, तो उसका टचअप मैं हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ 4 to 6 वीक्स में आप ले लें। और उसके बाद आप चाहे ईयरली लें, चाहे हाफ ईयरली लें, वो लेना जरूर है, स्किप नहीं कर सकते। या क्योंकि अगर आपने अपने आप को मेंटेन करना है, तो वो मेंटेनेंस सेशंस होते हैं जिसको हमें लेना पड़ता है। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया था माइक्रो ब्लेडिंग का, तो माइक्रो ब्लेडिंग और माइक्रो शेडिंग क्या चीज है? दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं। माइक्रो ब्लेडिंग में हम हेयर लाइक स्ट्रोक्स आपके क्रिएट करते हैं मैनुअली, और माइक्रो शेडिंग में जैसे आपकी पाउडर ब्राउज होती हैं जिनको हम पेंसिल से सेट कर सकते हैं, एक वो लुक आती है ना, जो कि इस वक्त शायद हमारी भी आ रही होगी, तो वो लुक जो होती है वो माइक्रो शेडिंग होती है। उसमें पूरा हम एक शेड फिल अप करते हैं, और दूसरे में ये होता है कि उसमें हम हेयर लाइक ड्यूरेशन के लिए दोनों चीजें स्टे करती हैं। माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो शेडिंग एक तो हम स्किन टाइप को देखकर करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उस पे हम ब्लेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ब्लेड्स फेड अवे हो जाएंगे काफी जल्दी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर एक तो स्ट्रोक स्टे करेंगे, वरना यूजुअली पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड है, जो मैं लेडीज के साथ इतना काम करती हूँ, उसमें दे लव माइक्रो शेडिंग। उनको दूसरी वाली समझ नहीं आती, वो कहती है नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो माइक्रो शेडिंग उनके लिए ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ये सारे ट्रीटमेंट्स करवा सकती हैं? नो, इफ यू आर लैक्टेटिंग, इफ यू आर प्रेग्नेंट, इफ यू आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपीज, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के आपको पता है बिल्कुल बाल खत्म हो जाते हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट टू दोज पेशेंट्स। क्या वजह होती है इसका? उसका ये होता है क्योंकि देखें, इन्फेक्शन किसी भी तरह हो सकता है, हम जितनी मर्जी अपनी तरफ से केयर करें। तो प्रेग्नेंट वैसे ही आपकी ओवरऑल बॉडी काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, उसमें आपको बहुत सारे ट्रिगर्स और तरह के भी होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर आप लैक्टेटिंग है तो वो एक एक फॉर द सेफेस्ट साइड हम लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, आईलैश लिफ्ट भी लोग बहुत ज्यादा करवाते हैं, बड़ा फैशन भी है, बड़ी क्यूट लगती है, अच्छी लगती है, नेचुरल, आपको मस्कारा की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसमें आपकी लैश को पर्म कर देते हैं, जैसे आप हेयर पर्मिंग आपने सुना होगा, उसमें लैश पर्मिंग होती है। अच्छा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, उनकी लैश को पर्म कर देते हैं, एंड इट स्टेज फॉर लाइक 2 months और सो। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी गलती है जो स्पेशली लोग करते हैं प्रोसीजर्स करवाते हुए? कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं?
एक तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, सबसे सर्टिफाइड डॉक्टर एग्जैक्टली नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि अगर लेकिन कोई अगर डॉक्टर नहीं भी है तो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होना जरूरी है। ये जो अगर आप 3 दिन का कोर्स करके 1 दिन की माइक्रोब्लेडिंग की या सेमी परमानेंट मेकअप की क्लास ले लेते हैं और उसके बाद जाकर वो अपनी एक प्लेस पे जाके और काम करना शुरू कर देते हैं, which I think it shouldn't be, या किसी को देखकर कर रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया YouTube से सेशंस लेकर वो सारी वो देख लेते हैं जिसमें उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सर्टिफाइड पर्सन जो भी है उसके पास। अच्छा, ये तो वो चीज़ है ना कि अगर आपने ट्रीटमेंट्स कराए हैं तो आपकी स्किन केयर थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। उससे पहले भी डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं सनब्लॉक, ये सारी चीजें, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं फिर क्या थ्रू आउट स्किन केयर होनी चाहिए? इसमें आपको फर्स्ट 5 to 10 डेज बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि पिगमेंट आपकी स्किन में इंट्रोड्यूस हुआ होता है। तो आई यूजुअली टेल पेशेंट्स कि पानी नहीं लगना चाहिए आपकी ब्राउज 5 दिन तक। तो आप कोशिश करें कि पानी बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। और उसके बाद उनको हम एक आफ्टर केयर क्रीम्स वगैरह भी बताते हैं कि आपने ये लगानी है और वो लगाते हैं और उसके बाद उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आई हैव लाइक सो मेनी रिव्यूज ऑन माय पेज एज वेल। ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? डोंट गो फॉर एक बहुत ही ज्यादा इतनी सारी चीजें नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। बहुत सारी चीजें अगर आपने फेस पर लगाते हैं तो दे हार्म योर स्किन, दे डोंट डू एनी गुड टू योर स्किन। तो एक आप अपनी स्किन को समझें, उसके लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें। अपने जो भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं, आप किसी फिजिशियन पे जा रहे हैं, उनसे प्रॉपरली अपनी एक पूरी स्किन केयर और जो रूटीन है उसको सेट करवाएं। मॉर्निंग की अलग अगर आप करवाना चाह रहे हैं, इवनिंग की अलग। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे जरूरी है दैट इज अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनब्लॉक। दीज टू आर मस्ट फॉर योर स्किन। अच्छा डॉक्टर आमना, इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद क्या सीरम्स अपने फेस पर अप्लाई करने चाहिए? डिफरेंट सीरम्स हैं मार्केट में। देखिए, फौरन नहीं, 5 to 10 डेज आप अपनी स्किन को दें। जब हम कोई भी सेमी परमानेंट प्रोसीजर करते हैं उसकी जो इनिशियल केयर होती है वो 10 डेज तो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जरा अच्छी वाली केयर करनी है। इसमें आपने कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी, इसमें आपने कोई स्विमिंग पे नहीं जाना, इसमें आपने सन में नहीं जाना, इतना हीट के पास नहीं जाना। 10 दिन तक तो आप ये केयर करें। और उसके बाद क्या होता है कि थ्रू आउट द प्रोसीजर जो कलर हमने आपकी स्किन में इंट्रोड्यूस किया होता है वो भी चेंज होता रहता है क्योंकि हमारी स्किन रीजनरेट होती है। तो वो कलर जो है वो कभी आपको लगेगा बहुत हल्का हो गया, कभी आपको बहुत डार्क लगेगा, फिर कभी वो आपको लगेगा खत्म हो गया है। लेकिन जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो आपके 4 to 6 वीक्स में ही आएंगे, ठीक है। 28 डेज 30 डेज के बाद आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। लाइफस्टाइल कैसा सजेस्ट करती हैं एज अ डॉक्टर? आपके लोगों को कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही जिसमें आप अपनी स्किन आपकी ग्लो करे, आपको हाइड्रेशन, पानी बहुत ज्यादा पिए। एग्जैक्टली, आपकी वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, इवन टेक जूसेस। आपकी स्किन को हाइड्रेशन, जब आप जो खाते हैं ऑब्वियसली वो आपकी स्किन पर आता है। तो जितनी आपकी अच्छी स्किन होगी विद वाटर इनटेक, विद एक्टिव लाइफस्टाइल, वो फिर आपकी स्किन। अच्छा, व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स फॉर सेमी परमानेंट मेकअप? यंग गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे? यंग गर्ल्स यूजुअली 18 years के बाद, इफ यू आर 18 then I take patients। बहुत young 13, 14, 15 में I usually refuse the patients क्योंकि they are not an ideal age for semi permanent treatments। आप 20s में हैं, 25s में हैं और आपको कोई स्किन के इश्यूज नहीं है, एक्जिमा नहीं है, सोराइसिस नहीं है, इस तरह के आपको कोई मसले नहीं है, तो उसमें फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को आज के हमारे टॉपिक के हवाले से, क्योंकि काफी ट्रेंडी टॉपिक है, लोग क्रेजीली हर चीज को फॉलो करते हैं, तो क्या मशवरा क्या देना चाहिए? पहले तो ये कि सेमी परमानेंट मेकअप को जो भी बुरा कहता है वो कहना छोड़े। इसकी तरफ अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो प्लीज कम टू इट, बट गो फॉर अ प्रोफेशनल और अपना काम आपका अच्छे तरीके से होगा तो यू हैव अ वेरी ट्रेंडी लुक। उसमें आपको बहुत ज्यादा मुंह पर मेकअप नहीं करना पड़ेगा, आपकी ब्राउज सेट होंगी, आपके लिप्स सेट होंगे एंड यू आर गुड टू गो। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।